जी नमस्कार मदन लाल आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर। सर, हमारा मकसद है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी निवेशक हैं उनकी आवाज को सरकार के समक्ष पहुंचाने का। तो आज हमने आपसे बात की इस कारण से कि हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आप उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में कल उरई में आ रहे हैं। तो सर, क्या मकसद है आने का इस समय? मकसद है सर, ठगी पीड़ितों को जागरूक करना जी। कानून के प्रति। तो सर, कितनी कंपनियों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं सर? सर, मैं तो उन तमाम कंपनियों की लड़ रहा हूँ जो 2 लाख कंपनी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत बैन की गई है और जिनके जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ। जी। तो सर, कितनी ऐसे आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितनी कंपनियों को हिंदुस्तान में भाग चुकी हैं और निवेशकों का भुगतान नहीं मिला? सर, 2 तरह की कंपनी है। एक तो जो भाग चुकी हैं वो है, जी। वो बहुत कम है जो भागी हैं। जी। लेकिन 2 लाख कंपनी, खुद प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हमने बॉट्स एक्ट बनाकर 2 लाख फर्जी कंपनीज को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन किया। जी। तो हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ही ठीक मान लेते हैं। जी। 2 लाख कंपनी है देश में जी। और सोसाइटीज जिनको बैन किया है उन्होंने बॉट्स एक्ट के तहत, जी। और उनके लगभग 20 करोड़ वो हैं जमाकर्ता, निवेशक कह सकते हैं उनको। जी। 1.5 करोड़ के लगभग वो लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, एजेंट थे जो कमीशन बेस्ड इन कंपनी में काम कितने करते लोग बेरोजगार हो गए हैं सर? हैं। लगभग 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं इन कंपनियों में। जी। जी। सर, 1.5 करोड़ लोगों को तो रोजगार हमें लगता है पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सरकारों ने नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं दिया, ठीक कह रहे हैं आप। तो 1.5 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गए, इस समय किस हाल में उनका जीवन चल रहा है सर? सर, 5 लाख लोग तो सुसाइड कर चुके हैं उनमें से। सर, इसके लिए कोई आपके पास प्रमाणित आंकड़ा है क्या? प्रमाणित तो वो इसलिए नहीं है सर, चूंकि ये जो एजेंट साथियों ने जो सुसाइड किया है, जी। उनकी सुसाइड कहीं ये तो दर्ज की नहीं गई है कि उन्होंने इस वजह से किया है। जी। लेकिन उनके परिजन तो बताते ही हैं, क्योंकि हम जी। उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम बताते हैं कि साहब मेरा भाई मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा बेटा मर गया, इस वजह से मर गया। क्योंकि उसको लोग परेशान करते थे, तकाजा करते थे, घर पे प्रताड़ना कर देते थे आके कि भाई तुमने हमारा पैसा इस कंपनी में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराया था, हमारा पैसा तुम दो। जी। बहुत लोग इस भय से, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। जी। पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिए कि भाई आपने इनका पैसा जमा करवाया था तो आप दो। जी। इस तो तरह आप से आप लगभग कहाँ 5 देखते हैं लाख उन लोगों ने एजेंटों की? सुसाइड कोई किया। आपको पैसा जमा करवाया तो वो तो अपने रोजगार की खातिर, पेट पालने की खातिर उन कंपनियों में जुड़े। जी तो बिल्कुल। उनकी आप कहाँ गलती पाते हैं? नहीं, मैं उनकी गलती नहीं पाता हूँ कि उनकी उनकी कोई गलती है। जी। गलती तो खैर कंपनीज की है, जी। और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। जी। कंपनीज को रजिस्ट्रेशन सरकारी एजेंसीज ने दिया बिल्कुल। और उन्होंने ओपनली काम किया। ये कोई यूं तो है नहीं कि वो बेसमेंट में AK-47 बना रहे थे छुपके गलत जगह पे। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल चौराहों पे, बड़े बड़े जगहों पर उनके दफ्तर थे कंपनीज के। बिल्कुल। बाकायदा बैनर पोस्टर लगा करके वो प्रचार कर रही थी अपना। बिल्कुल। बाकायदा जो सरकारें स्वरोजगार मेले आयोजित कर रही हैं पिछले 10-15 सालों से, उन स्वरोजगार मेलों में इन कंपनीज के और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो लगते थे स्टॉल, जी। जिनमें चीफ मिनिस्टर्स तक आते थे, सेंट्रल मिनिस्टर आते थे, MP MLA की तो कोई गिनती नहीं। जी। और जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया सरकार ने हम्म। ऐसी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या लोगों का भुगतान कराने के लिए, हम्म। वो अधिकारी स्वयं उन स्वरोजगार मेलों में रहते थे। जी। और बाद में जब एनफोर्समेंट एजेंसी ने जांच की तो वो डिफॉल्टर पाई गई कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तब तक लोगों को लूट चुकी थी। जी। तो लूटने से पहले कोई जांच नहीं हुई उनकी, जब उन्होंने ठगी का धंधा किया शुरू। जब उन्होंने जनता को ठग लिया उसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हुई, जांच हुई, डिफॉल्टर पाई गई, उनको बैन कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई, बहुत सारे उनके डायरेक्टर्स को जेल भेजा गया। जी। लेकिन जो ये कानून है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जी। वो ये कहता है, उसकी धारा 7 है एक, जी। उस कानून की वो धारा 7 कहती है कि सरकार, स्टेट, प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगा जी। और उस सक्षम अधिकारी की
ड्यूटी होगी कि वो अपने जनपद के ठगी पीड़ितों का आवेदन लेगा जी, भुगतान का आवेदन जी, और उनका भुगतान 180 दिन में कराएगा उनकी तो जमा सर राशि का। इसके तहत जो बर्ड्स एक्ट 2019 की आप बात कर रहे हैं, जी सर इसके तहत कौन सी कंपनियां आती हैं? जिनका लाइसेंस सरकार ने दिया वो कंपनियां सर आती दो हैं, तरह की या वो लोग आते हैं सर जिन्होंने बिना कोई लाइसेंस, जिन्हें कहीं से बिना पंजीकरण के दोनों कहीं तरह अपना की ऑफिस आती है खोल सर, लिया? दोनों तरह की। जी, इसमें वो कंपनीज भी आती हैं जो गैर लाइसेंस शुदा हैं, जी, केवल पंजीकरण पे काम करती हैं, जी, और वो भी आती हैं जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन लोगों की मैच्योरिटी होने के बाद भी वो उनका भुगतान नहीं करती। जी। दोनों तरह की आती हैं इसमें। तो सर इसमें तो जो अनरेगुलेटेड है वो तो आती अनरेगुलेटेड है। शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अनरेगुलेटेड शब्द का जो मतलब तो अनरेगुलेटेड है वो तो आती है, जी, लेकिन जो रेगुलेटेड है जी, लेकिन वो अपने जमाकर्ता का भुगतान समय पर नहीं कर रही, या जिस चीज के लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है, जो स्कीम चलाने के लिए उस तरह की कोई वो स्कीम चला रही है, तो वो कंपनी भी इसमें बैनिंग एक्ट में कवर होती है। आपने सर सुना होगा सहारा इंडिया का मामला, जी उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत जी बड़ा लड़ मामला रहा है। हूँ, बिल्कुल लड़ रहा हूँ। तो सहारा की जो सोसाइटियां, सहारा की जो कंपनियां हैं, बर्ड्स एक्ट के दायरे में आ रही हैं या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। सहारा के खिलाफ अभी राजस्थान के भीलवाड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ है, बैनिंग एक्ट में हुआ है। जी, और उत्तर प्रदेश के महोबा में मुकदमा तो धोखाधड़ी और ठगी का दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें लीगल ओपिनियन मांगी आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, तो लीगल ओपिनियन ये आई है कि सहारा के खिलाफ बैनिंग एक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जी। तो कल सर कोई आप एफआईआर लिखवाने वाले हैं निवेशकों की तरफ से, एजेंटों की तरफ से, किसी कंपनी के खिलाफ के? सर अब हमारा जो जोर है वो एफआईआर पर कम है कि हम एफआईआर लिखवाएं। अब तो जोर हमारा इस बात पे है जी, कि जब कानून बन गया, कानून के तहत हमने लाखों कंपनीज को बैन कर दिया, जी, तो वही कानून ये कह रहा है कि जमाकर्ता का भुगतान भी सरकार करे। बिल्कुल। तो पहले भुगतान की बात तो हमारे मन में आ गई है कि पहले भुगतान करा दिया जाए सबका। और जो जिनको सक्षम अधिकारी अपॉइंट किया है सरकार ने बर्ड्स एक्ट के तहत या स्टेट के पीआईडी एक्ट के तहत, हमारे स्टेट का अलग से पीआईडी एक्ट भी है एक बर्ड्स एक्ट की तरह ही, उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2016, जी, उसमें ये भी प्रत्येक राज्यों में लागू है क्या? ये जी प्रत्येक राज्यों में लागू है ये? हाँ सर, बिल्कुल लागू है। अभी सरकार ने 2 अधिसूचनाएं दोबारा से जारी की हैं कि जिला अधिकारी अपने ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के साथ मिलके, अपने अधीनस्थों के साथ मिलके ग्राम स्तर पर इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे, इस कानून के प्रति तमाम कंपनीज को बैन करेंगे अगर कोई चल रही है तो इस तरह की, और सोसाइटी और लोगों का भुगतान का आवेदन लेंगे। सक्षम अधिकारी के यहाँ पद पट्टिका लगी होगी, एक पटल होगा जिसपे जिले का कोई भी ठगी पीड़ित जाकर के अपना आवेदन देगा, उसको रजिस्टर्ड करेंगे। पोर्टल तैयार किया गया है पूरे राज्य में जी। उस पोर्टल पे डाला जाएगा, भुगतान कराया जाएगा, और उस पोर्टल का इस्तेमाल सेंट्रल डाटाबेस बनाने के लिए होगा ताकि देश में वास्तविक संख्या पता चल सके कि कितने लोग ठगी के शिकार हुए हैं देश में, और उनका भुगतान कैसे किया जा सकता है। एक मैकेनिज्म तैयार हो सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे। तो हिंदुस्तान की सर यात्रा पे आप निकले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो आप करोड़ों लोगों की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले को राजनीतिक टूल क्यों नहीं दिया जा रहा, राजनीतिक मामला क्यों नहीं बन पा रहा है ये? सर राजनीतिक मामला तो इसलिए नहीं बन पा रहा कि जैसे मैं सहारा का ही उदाहरण दे देता हूँ आपको, सुब्रत राय सहारा का जी, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं सहारा इंडिया परिवार की कंपनीज के जी। राहुल गांधी उन्हीं की दी हुई कार में चलते हैं, वीआईपी बड़ी वाली कार में, प्रियंका गांधी उसी में चलती हैं जी। उनके फैमिली एडवोकेट कपिल सिब्बल हों, चाहे वो प्रमोद तिवारी हों, वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं सब जी। और मुलायम सिंह या अखिलेश यादव तो जग जाहिर है जी, तो वो उनकी पॉकेट में रहते हैं। तो कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ठगों के खिलाफ आवाज उठाएगी? जो अभी अभी नए नेता बने हमारे देश के तथाकथित ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी, उनके 2 सांसद जो राज्यसभा से भी लेकर के आए जी। एक वो कौन है, कौन सा खिलाड़ी है पंजाब से, हरभजन सिंह सिद्धू, उसके खिलाफ मुकदमे हैं ठगी के। वो ठगी में संलिप्त रहा है, जो पीएसीएल वाला मैटर था, पल्स वाला 6 करोड़ लोगों के साथ जिसमें ठगी हुई। तो पीएसीएल में हरभजन सिंह क्या थे? उससे फ्लैट लिया उसने युवराज ने। और महेंद्र सिंह धोनी का नाम आपने सुना होगा, उसकी पत्नी स्वयं एक
उसमें कौन सा है, आम्रपाली ठग कंपनी है, वो भी बिल्डर्स, जी उसके जी खिलाफ भी ठगी के बहुत सारे मुकदमे हैं, वो उसकी डायरेक्टर है। जी। और ये एक और है, वो जो कोई शिक्षा माफिया है, एजुकेशन माफिया है, तो पंजाब इसमें से तो सर, जिसको इसमें राज्यसभा तो में भेजा है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े आप नाम बता रहे हैं। जी जी तो ये पैसा तो जो है आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोगों का है। जी, यदि ये लोग, तो राष्ट्रीय मीडिया तो कभी ऐसे मुद्दे उठाएगा नहीं। बिल्कुल संभावना कम है, लेकिन तो चूंकि आपको 20 कैसे करोड़ लग रहा लोग है कि हैं। आप लड़ाई निवेशकों की लड़ पाएंगे? सर देखिए, राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, जी सबको ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। चूंकि हम मिशन भुगतान भारत यात्रा पर हैं, 25 अगस्त से 23 मार्च तक रहेंगे, 2023 तक। जी। 20 करोड़ लोगों को हम जागरूक कर लेंगे, कहाँ क्योंकि अभी कहाँ का माहौल सर बन रहा है, हम जहाँ इस? भी जा रहे हैं हजारों लोग हमारे बिना बुलाए आ जाते हैं, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, जी कानून को जानने के लिए। जी जहां जहां हम जा रहे हैं, हर जिले में भुगतान के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं डीएम, और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो जो हमारी गति है लोगों को जगाने की, वो डेली की 20 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। अगर आज हमने एक आदमी को जगाया है, तो कल 20 जग रहे हैं, परसों 200 जग रहे हैं, और चौथे दिन 200 का 2000, 2000 का 2 लाख, जी, और बहुत 2 लाख बढ़िया। को 2 करोड़ होने में, और 2 करोड़ से 20 करोड़ होने में टाइम अब नहीं लगेगा इसको। तो तो प्रशासनिक जब 20 अधिकारियों से करोड़ आप लोग मिल जग रहे जाएंगे हैं? पत्रकार महोदय, जी तो चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, फूंक मार के सबको उड़ा देंगे आसमान में। जी 20 करोड़ लोग, इतनी जी भारी संख्या होगी। जो जी इनकी इस जायज मांग को नहीं उठाएगा, जो इनकी न्यायपूर्ण मांग का समर्थन नहीं करेगा, उसका अंत सुनिश्चित कर देंगे। हमारी तो सीधी सी बात है। अंत सुनिश्चित करने से मेरा मतलब मर्डर करना नहीं है कि उनकी हत्या करवा दूंगा, जी। लेकिन उन सबके ठिकाने जेलों में करवा दूंगा। मैं खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगा एक भी ऐसे आदमी को, जो इन ठगी पीड़ितों की आवाज नहीं उठाएगा या नजरअंदाज करेगा। क्योंकि न्याय देने वाले तो वही लोग हैं सर। सर, न्याय देने वाले लोग हमारी वजह से न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं। हम मतदान का बहिष्कार कराएंगे, और 20 करोड़ परिवार अगर मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जमींदोज हो जाएगा। जी सारी दुनिया में थू थू हो जाएगी। सारी दुनिया को इस ढोंग तंत्र का पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकारों ने हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों के साथ अन्याय किया, उनका शोषण किया, जुल्म किया, और एक सर्वसम्मति से पारित कानून को लागू नहीं किया देश में। जी। तो आप जहां जहां भी गए अभी तक सर, क्या सफलता के? मेरी सफलता यही है साहब कि जो लोग थाने जाने से डरते थे, जिन्हें पुलिस वाले भगा देते थे, डीएम एंट्री नहीं देते थे, जो सक्षम अधिकारी थे कानून के तहत उनका भुगतान लेने के लिए, उन्होंने अपने यहाँ पद पट्टिका तक नहीं लगा रखी थी, अब उनके लिए स्पेशल पटल खुल रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं, उनके भुगतान के आवेदन स्वीकार हो रहे हैं। लोगों में एक उत्साह बना है, उम्मीद जगी है कि जब हमारे पक्ष में कानून बन गया है भुगतान की गारंटी का, तो आज नहीं तो कल उसकी अनुपालना सुनिश्चित होगी। जी। धीमी तो आप गति से ही समस्त सही, जनपदों में लेकिन एक जाके गति तो आप है। जो है समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? समस्त जनपद के जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ अपनी पद पट्टिका प्रदर्शित कीजिए कि आप इस एक्ट के तहत भुगतान अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, जी यहाँ लोग अपने भुगतान के आवेदन फाइल करें। जी। जी तो इस समय आप जो है हिंदुस्तान की यात्रा पे निकले हैं। जी। आपका एक स्वयं का कोई संस्थान है, ठगी हाँ, पीड़ित ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। जमा करता परिवार। जी, तो तब जब इसमें बोलते क्या हैं कि प्रोसेस आपने जनता को जुड़ने के लिए की है, क्या तरीका रखा है आपने? क्या सर, दोबारा से जरा अपना प्रश्न करें। आपका जो संस्थान है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जी तो इससे जुड़ने की क्या प्रक्रिया है? लोग आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? इसके बारे में आप विस्तार से हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। सर, हमसे जुड़ने के लिए कोई विशेष फॉर्मेलिटीज नहीं है। जी जो भी ठगी पीड़ित है, वो मैं समझता हूँ वो हमारे परिवार का सदस्य है, जी लेकिन उसके साथ साथ कोई साथी ऐसा है, क्योंकि ये बड़ा अभियान है, राष्ट्रव्यापी अभियान है, खर्चीला प्रोसेस भी है, तो इसमें जो भी हमें धन से सहयोग करना चाहता है वो धन से कर सकता है। 1 रुपए की हमने मिनिमम शुल्क रखा है इसमें। जी 1 रुपया दे करके वो हमारे परिवार की मेंबरशिप ले सकता है विधिवत। और जो धन नहीं है जिनके पास, वो तन से सहयोग करें, लोगों को जगाएं, माउथ टू माउथ प्रचार करें, जी बट्स एक्ट का, भुगतान के अधिकार का बताएं लोगों को कि भाई प्रत्येक जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है। इस एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है सरकार ने।
जो आपका भुगतान दिलाएगा। जो जैसा सहयोग करना चाहे सब करते हैं लोग, और लेकिन इसमें हमारी कंडीशन है कि हम नॉन ठगी पीड़ित से, जो किसी कंपनी की ठगी का शिकार नहीं है, उसको हम अपना मेंबरशिप नहीं देते हैं जी। केवल उन्हीं को देते हैं जो ठगी। तो प्रत्येक जनपद में आप न्यायालय स्पेशल कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी ये क्या पटल पे आ चुके हैं? हाँ सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट पटल पे हैं प्रत्येक जनपद में? प्रत्येक जनपद में है सर। तो इसके लिए किसी ना किसी कोर्ट को पावर दिया होगा, मान लीजिए कोई। हाँ सर, हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एडीजे फर्स्ट जो है इसमें स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं जी। हाँ, वहां आवेदन दिया जा सकता है प्रत्येक जिले की। वहां कंप्लेंट केस लगाया जा सकता है बिना एफआईआर के? सर इसमें बिना एफआईआर के केस लगाने की आवश्यकता नहीं है जी। इसमें यह है कि आप सक्षम अधिकारी को आवेदन देंगे जी। अपने एडीएम फाइनेंस को। सक्षम अधिकारी से न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद क्या प्रक्रिया है? नहीं सर, मेरा अनुभव ये है कि जहां जहां मैंने करवाया है सभी जगह एफआईआर विदाउट न्यायालय के हो गई है जी। एडीएम स्वयं इसमें आदेश करते हैं। इसमें जो एसपी क्राइम है उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है एफआईआर लॉन्च करने के लिए प्रत्येक जिले में। जी। प्रत्येक जिले के एसपी क्राइम इसमें नोडल ऑफिसर हैं, और एडीएम फाइनेंस को जब हम आवेदन देते हैं तो वो उसको उन्हीं के पास भेजते हैं और वो उसमें एफआईआर कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एफआईआर नहीं हो रही जी, सब जगह हो रही है। न्यायालय जाने की आवश्यकता अभी तक तो पड़ी नहीं है किसी मामले में हमें, हम सीधे न्यायालय को अप्रोच करें। जी। तो बहुत बहुत बधाई, आप मिशन भुगतान भारत यात्रा पे निकले। आप जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये यात्रा सफल होगी और हिंदुस्तान के 20 करोड़ विभिन्न कंपनियों में ठगे गए निवेशकों को न्याय मिलेगा और उनका भुगतान सुचारू रूप से सरकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपने हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उम्मीद करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार कि आपने हमारे करोड़ों पीड़ितों की जो है आवाज को अपने चैनल के माध्यम से देश के और अपने दर्शकों के समक्ष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रयास करेंगे आपसे, समय समय पे आपको कार्यक्रम में जोड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे आपसे। जी जी, जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। ये हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी, जो इस समय दावा कर रहे हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत 1 से 80 दिनों के अंदर निवेशकों का भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी सरकार ने विभिन्न विभिन्न अधिकारियों को दी है। जैसा उन्होंने कहा, नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद में नियुक्त किए गए हैं और इसके जो मुकदमे हैं, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। एडीजे फर्स्ट को कह रहे हैं, जहां भी जो है एडीजे फर्स्ट को पावर दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। तो इस समय वो हिंदुस्तान में मिशन भुगतान भारत यात्रा पे निकले हुए हैं और बर्ड्स एक्ट के तहत लोगों को, जनता को, प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप भी प्रयास कीजिए, आपका भी प्रयास उम्मीद करेंगे सफलता जरूर दिलाएगा। बर्ड्स एक्ट के तहत आप जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे मिलिए, उन्हें बताइए बर्ड्स एक्ट के बारे में। कोई उम्मीद की किरण जागी है ऐसे लोगों से, तो इनका साथ देना तो बनता ही है। आगे क्या वो करने जा रहे हैं कि बर्ड्स एक्ट के तहत तो ठीक है, उनकी लड़ाई चल रही है, मिशन भुगतान भारत यात्रा पे निकले हुए, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर तमाम आंदोलन विभिन्न कंपनियों के निवेशकों के भुगतान दिलाए जाने के लिए चल रहे हैं। कई सारे स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वह भी समय समय पर भुगतान दिलाने के लिए सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में आपकी उम्मीद इस चैनल से भी हो सकती है। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया के उन 13 करोड़ और 13 लाख एजेंट
और 13 करोड़ निवेशकों की आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है, जिनकी पिछले 10 वर्षों से भुगतान के लिए लड़ाई चल रही है। 10 वर्ष इसलिए कहूंगा क्योंकि सेबी के साथ विवाद सहारा इंडिया का 2009 से चल रहा है। तभी से सहारा इंडिया की स्थिति बिगड़ती गई और 2016-17 आते आते निवेशकों का भुगतान मिलना धीमे धीमे ही सही कम हो गया और वर्तमान में 2022 में सहारा के 1% भी निवेशकों का भुगतान नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया की सोसाइटियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज और हमारा इंडिया स्टार मल्टीपर्पज और सहारा क्यू शॉप सेंटर, इन कंपनियों में, इन सोसाइटियों में सेबी के साथ जब विवाद हुआ, बहुत सारे का कहें तो सेबी का जो विवाद था वो 3 करोड़ निवेशकों को लेकर सहारा इंडिया कंपनी की, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का था। उनके 99% बॉन्ड का, सर्टिफिकेट का, रसीद का, पासबुक का कन्वर्जन, परिवर्तन सहारा इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट किया, बैक डेट का, उसके माध्यम से कर दिया। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 31 अगस्त 2012 को कि सहारा सामूहिक, सहारा की इन 2 कंपनियों के सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 15% ब्याज सहित जमा कराए, सेबी इन निवेशकों का भुगतान करेगा। तो रातों रात सहारा ने अपने ऑफिस खोलने का आदेश दिया और रियल एस्टेट और हाउसिंग की सारी एडवाइज निकाल दी गई, उन्हें भुगतान दिलाकर कैश में भुगतान दिखाया गया। यही कारण रहा कि आज दिन तक सेबी ने उनके भुगतान को अस्वीकार कर दिया और सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया ये भुगतान सारे हमने नगद किए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हिंदुस्तान में कमजोर था उस समय और हमारे जो निवेशक हैं सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्रों से, गरीब ठेले वाले, खोमचे वाले हैं, तो हमने उनका भुगतान सीधा कर दिया। वो भुगतान सीधा करने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि उन्होंने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग की जितनी भी स्कीम्स थी उनका सारा पैसा ट्रांसफर सहारा क्यू शॉप में कर दिया और अपने सिपाही सलाहकारों के माध्यम से निवेशकों को और एजेंटों को डराया गया कि आपने यदि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के जितने भी बॉन्ड हैं, पासबुक हैं, रसीद हैं, इनका सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालयों में सबमिट नहीं किया तो यह पैसा आपका डूब जाएगा, भारत सरकार की संस्था सेबी खा जाएगा। सेबी ने आज दिन तक जितनी भी कंपनियां सीज की हैं और जितनी भी कंपनियों की नीलामी प्रक्रिया की है, किसी का भी भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ। डर के मारे एजेंट और निवेशक जुट गया उन पासबुक, उन रसीद, उन बॉन्ड को सहारा की ब्रांचों में जमा कराने के लिए और वो बॉन्ड, पासबुक, रसीदें स्थानीय ऑफिस से मुख्यालय में पहुंचा दिए गए और मुख्यालय से वो सेबी के पास पहुंचाए गए। 1 से 8 ट्रकों का जो आंकड़ा शायद दिया गया था कि इतने ट्रकों के माध्यम से सहारा ने सेबी के पास डॉक्यूमेंट भेजे हैं, सत्यापन जिनका आज दिन तक नहीं किया जा सका, ऐसा सहारा के द्वारा बार बार दावा किया जाता रहा। तो सेबी ने माना नहीं कि भुगतान हुए हैं। सेबी आज भी दावा करता है कि 15% ब्याज सहित। अभी कुछ दिनों पूर्व ही खबर आई थी कि 62,000 करोड़ रुपए की मांग अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा से की थी। अब वो निवेशक सेबी को ढूंढे हुए सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा है कि ऑलरेडी निवेशक से वो बॉन्ड, पासबुक है अपने पास जमा करवा लिए गए। जब वो नई स्कीम सहारा क्यूसॉप में सहारा इंडिया ने ट्रांसफर किया तो सहारा क्यूसॉप में ट्रांसफर करते हुए वक्त कहा गया सहारा के द्वारा अपने निवेशकों को कि आप चिंता मत करें, आपकी जो पुरानी स्कीम थी सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग की,
उसी म्याद के अनुसार आपका भुगतान कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका कोई नुकसान नहीं है। सारा क्यूसॉप जो योजना है वो 6 वर्ष के लिए लॉन्च की गई है। 6 वर्ष में आप अपना भुगतान सवा दोगुना प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जाता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 2012 के बाद सोसाइटियों ने अपना कारोबार फैलाया, सहारा की सोसाइटियों ने अपने पैर पसारे, नए इन्वेस्टर जोड़ने का काम किया गया, तमाम मेंबरों को जोड़ा गया। इसके बाद उन्हीं मेंबरों के माध्यम से उन्हीं जो नए डिपॉजिटर आ रहे थे उनसे पुराना भुगतान किया जाता रहा। लेकिन भुगतान प्राथमिकता के बजाय बॉन्ड प्राथमिकता परिवर्तन पे ज्यादा था। पासबुक, रसीद, सर्टिफिकेट जो सहारा ने बांटे थे उनका नई स्कीमों में परिवर्तन कराने पर ज्यादा ध्यान था। इसके बाद जब 2012 के बाद 2018 आने को हुआ और सहारा को लगा कि हमारा विवाद अभी सुलझा नहीं सेबी के साथ और भुगतान किया जाना सहारा को लगा कि संभव नहीं है, तो 2016-17 में एक फिर से कवायद शुरू की गई क्यूसॉप का ट्रांसफर अन्य कंपनियों, अन्य सोसाइटियों में कराए जाने की। तो पुनः क्यूसॉप को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, इन सारी स्कीम्स में सहारा के द्वारा ट्रांसफर करवा दिया गया। अब वो निवेशक सेबी को आवेदन भेजता है तो सेबी कहती है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो ये सेबी अपने पास जो सहारा इंडिया की सोसाइटियों के निवेशक हैं शिकायत भेजता है, उनसे कहता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय से संपर्क करें शिकायत के लिए, हम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आई आखिरी भुगतान की, सेबी ने भी हाथ खड़े कर दिए और सहारा ने भी हाथ खड़े कर दिए और थोड़ा बहुत जो भुगतान नए नए मेंबरों को जोड़कर किया जा रहा था अब वो भी खत्म हो गया, वो भी सिमट गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा की सोसाइटियों पर नए मेंबर लगाने पे ही रोक लगा दी और नया पैसा, नया कलेक्शन करने पे ही रोक लगा दी। अब भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ब्राह्म हो गई है। सारा अन्य स्रोतों से नाम मात्र के लिए कुछ निवेशकों का भुगतान कर रहा है। ऐसे निवेशक हैं वो जो लगातार संघर्ष कर रहे थे भुगतान प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रार शिकायत किए हों या कई अन्य स्रोत, थाने कोतवाली या उपभोक्ता फोरम वगैरह। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आप लोगों को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक आजाद मदन लाल से मिलवाया और उनकी बात को अपने समझा, कैसे बर्ड्स एक्ट के तहत सरकार ने गारंटी दी है कि 1 से 80 दिनों के अंतर भुगतान मिलेगा। और उन्होंने यहां तक दावा किया कि सहारा का मामला, सहारा की जो सोसाइटियां, सहारा की जो कंपनियां हैं वो बर्ड्स एक्ट के दायरे में आती हैं। उन्होंने 2 उदाहरण भी रखे, राजस्थान के भीलवाड़ा का और उत्तर प्रदेश के महोबा का। उन्होंने कहा मैंने ये एफआईआर करवाई है बर्ड्स एक्ट के तहत और बर्ड्स एक्ट के दायरे में ये सहारा की स्कीम्स आती हैं। तो आप भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए कि बर्ड्स एक्ट के तहत यदि संभव हो सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए तो आप भी प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता फैलाइए कि कैसे भी 13 करोड़ निवेशक और 13 लाख सहारा के एजेंट अपना मनोबल ना तोड़ पाए, अपना जो खून पसीने की धनराशि है सरकार से प्राप्त करने के लिए एकजुट बने रहें। मैं इसीलिए बार बार सहारा के 13 करोड़ निवेशकों से और 13 लाख एजेंटों से, जिन्हें सहारा इंडिया अपना कार्यकर्ता कहती थी, अपना परिवार का अंग बताती थी, दावा करती थी कंपनी के ये मालिक 13 करोड़ इन्वेस्टर और 13 लाख एजेंट हैं जिन्हें अपना कार्यकर्ता कहा जाता था।
बाद में उन्हें कई नामों से फॉरम पे इंट्रोड्यूसर भी लिख के आने लगा, अभिकर्ता, इस तरीके से अलग अलग नामों से सहारा इंडिया का कार्यकर्ता जाना जाता रहा है। वो एक मुट्ठी रहे, ये हमारा प्रयास है। आपस में लड़े नहीं, गलती ना निवेशक की है पैसा जमा कराते वक्त, ना एजेंट की है। तो इसलिए संघर्ष कीजिए और आज नहीं तो कल आपके पैसे को भुगतान के रूप में मिलना तय है। समय चाहे जितना लग जाए, क्योंकि सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टी हैसियत है कि उससे भुगतान किया जाएगा और किया जाना ही चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमें लगता है अनिल कुमार रॉय, जो हमारे कार्यक्रम में लगातार जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी फिर उनका फोन आया है, बात करते हैं। जी जी अनिल कुमार जी। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक है, बताएं, आप बताएं। सर मैंने फोन इसलिए लगाया कि कल समय काफी हो गया था, बहुत देर तक बात होती रही, बिल्कुल कुछ बातें और बतानी थी, इसके लिए मैंने फोन लगाया आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो प्रयास कर रहे हैं कि निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो बिल्कुल बताइए। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज तो मैं अभी सबसे पहले ये बताऊंगा कि सहारा श्री जी ने एक बुक लिखी है, जिस बुक का हेडिंग है शांति सुख संतुष्टि। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी जानना चाहूंगा, उनके तक अगर ये आवाज पहुंचती हो, उनके जो भी कर्मचारी हैं ये पहुंचाते हो कि हाँ ये चैनल पे ये बातें आ रही है। शांति सुख संतुष्टि का मतलब हो सकता है उनके लिए होगा, लेकिन उनके परिवार में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वो किताब का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शांति सुख संतुष्टि तो नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ कि उस किताब का हेडिंग उनको चेंज कर देना चाहिए कि हमने अशांति दुख और असंतुष्टि पहुंचाई है लोगों को, शांति सुख संतुष्टि नहीं है उसका नाम। जी ये सुब्रत राय ने स्वयं उस पुस्तक को लिखा है। मतलब उसकी हेडिंग है कि सहारा श्री जी द्वारा ये बुक लिखी गई है। मतलब वो काफी मोटी बुक है वो। मेरे पास अभी बुक कहीं हो सकता है, अगर मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी शायद नहीं मिलेगी, कहीं हो सकता है रखी हो तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है जी। उसकी हेडिंग है शांति सुख संतुष्टि। और वो जब तिहाड़ जेल में थे जब भी उन्होंने 2-3 बुक लिखी हुई है। बुक वो क्या लिखेंगे, खैर जो राइटर होते हैं सर वो नाम दे दिया जाता है, लिखने वाले तो दूसरे ही होते हैं जी। क्योंकि जो व्यक्ति शांति सुख संतुष्टि बुक लिखे उस व्यक्ति की सोच इस लेवल की नहीं होनी चाहिए जिस लेवल पे आज उनने इस देश को कर दिया है। जी हाँ सर। और दूसरा सर एक निवेदन ये भी था आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट के किसी भी सिस्टम से आम पब्लिक अगर 10-20 हजार रुपए भी लेती है तो अगर वो पैसा समय पे जमा नहीं होता है तो गवर्नमेंट का सिस्टम उस घर की कुर्की करने तक आ जाता है कि भैया इनके चीजों की नीलामी करके और हम अपना पैसा वसूल लें जी। और आज उसी गवर्नमेंट के सिस्टम के तहत, उसी गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के तहत सहारा इंडिया एक कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में उन सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जिस कंपनी में इस हिंदुस्तान के पब्लिक का कहीं न कहीं कुछ न कुछ धन फंसा है और वो धन कई लाखों करोड़ होगा जी। जैसे आपने पीएससीएल की भी बात करी थी कि पीएससीएल के अलावा भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जी। मैं तो बता रहा हूँ कि हम लोगों को पूरी कंपनियों का नाम नहीं मालूम होगा, तो सरकार ने जो कंपनियों को दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, सरकार को ही मालूम होगा कि सरकार के खजाने में इन कंपनियों का कितना पैसा है और उस पैसा उस व्यक्ति विशेष का नहीं है जिसने उस कंपनी का लाइसेंस लिया है जी। वो पैसा इस हिंदुस्तान की गरीब जनता का है जिन्होंने अपना पेट काट काट करके पैसा रखा है वहाँ पे। बिल्कुल। तो हमारा बस यही कहना है कि सरकार अपना पैसा लेने के लिए एक व्यक्ति के पास पुलिस की टीम भेज देती है कि भैया ये आदमी से पैसा वसूलना है, तो जैसे किसी भी बैंक का लोन है हमारे ऊपर, मान लीजिए प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, तो उस बैंक का लोन वसूलने के लिए सरकार के बहुत सब सारे सिस्टम चालू हो जाते हैं कि नहीं इस व्यक्ति विशेष से हमको पैसा वसूलना है, चाहे कैसे भी वसूलना है। और आज उसी व्यक्ति का पैसा किसी कंपनी में फंसा हुआ है, किसी बैंक में फंसा हुआ है, वहां सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है जी। तो अब तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो बात आई है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस गवर्नमेंट को बताना चाह रहा हूँ कि हर आदमी अपने दिमाग में ये बिठा ले कि हमें गवर्नमेंट के किसी भी सिस्टम का कोई पैसा नहीं देना है।
जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम पैसा नहीं देंगे। हम क्यों दूसरे से कर्जा कर करके और गवर्नमेंट को पैसा देंगे? हमारा पैसा देगी गवर्नमेंट, हमारा पैसा दिलाएगी गवर्नमेंट, तब हम गवर्नमेंट का कर्जा भरेंगे, वरना हम नहीं भरेंगे। जो गवर्नमेंट को आए वो हमारा करे, बात सीधी है। बिल्कुल, इसके लिए सामूहिकता की जरूरत है, संगठन रहने की जरूरत है। सर वही तो आपसे बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जैसे आपके चैनल का है कि घंटी बजाओ सरकार जगाओ, बिल्कुल, तो हम ये बोल रहे हैं कि साथ में घंटी बजाओ सरकार जगाओ और साथ में हिंदुस्तान की सोई हुई जनता को भी जगाओ। बिल्कुल, इसका हेडिंग ये भी आप एक लाइन उसमें और बढ़ाइए कि सरकार के साथ साथ जनता को भी जगना पड़ेगा, तब जा करके काम होगा। बिल्कुल, सरकार जाग भी जाएगी और जनता अगर पैसे लेने नहीं जाएगी तो सरकार किसी के घर में थोड़ी पैसा देने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि जब नोटबंदी हुआ, आप इस बात को समझिएगा सर, ये नोटबंदी हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 2 महीने के अंदर आपको अपने घर के 1000 और 500 के नोट को जमा करना है जी। सारी पब्लिक लाइन में खड़ी हुई, सबने जमा किया जी। तो वही निवेदन पूर्वक हम ये चाह रहे हैं कि सरकार ऐसा अनाउंसमेंट करे कि हिंदुस्तान में जितने भी जनता का पैसा जिन जिन कंपनियों में जमा है, हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, 6 महीने में सब लोग अपने अपने पेपर की कॉपी इस कार्यालय में जमा कर दें। जी जी। अनिल कुमार राय जी आज हमारे साथ ठगी पीड़ित परिवार के राष्ट्रीय संयोजक आजाद मदन लाल जी जुड़े थे, जो इस समय हिंदुस्तान में बर्ड्स एक्ट के तहत दावा कर रहे हैं कि निवेशकों का हम भुगतान दिलाएंगे। बर्ड्स एक्ट 2019, उसमें उनका कहना है कि सरकार ने प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई है और सरकार के द्वारा नोडल अधिकारियों का नियुक्त किए गए हैं प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी, जिनका काम है जनता के निवेशकों का भुगतान को 1 से 80 दिनों के अंतर्गत दिलाना। जी जी। तो इसके तहत यदि संभव हो तो सरकार, हमें लगता है अगर एक कानून बनाई है तो बढ़िया कानून है। अगर भुगतान जनता का 1 से 80 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने की सरकार ने गारंटी दी है, तो आपको लगता है कि ये बर्ड्स एक्ट के तहत कुछ हो सकता है? देखिए सर, कानून तो बहुत सारे होते हैं, मैंने आपसे बोला ना कि सरकार चाहेगी तभी वो काम होगा। जैसे कानून तो बहुत हैं, लेकिन कानून का पालन भी कहाँ होता है? नहीं होता है ना कानून का पालन जी। अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर सरकार ने नोटबंदी में ऐसा किया तो सरकार को वो समाचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये चीज करना चाहिए। 2019-2023 आ गया, 4 साल हो गया जी। 4 साल में सरकार ने कितने हजार लोगों का, कितने लाख लोगों का, कितने करोड़ लोगों का पेमेंट दिलवाया है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी का पेमेंट दिलवाया है। मैं आपको बताऊं, देवास के अंदर करोड़ों के उपभोक्ता फोरम में केस लगे हुए, मैं आपको बता दूं 4 साल हो गया केस चलते चलते, अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ है। चूंकि केस फाइनल ना होने के कारण, उसमें मैं बताऊं, केस फाइनल नहीं होने का कारण भी सिस्टम की कमजोरी ही कह सकते हैं। वही तो बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी किसी का पैसा नहीं मिलेगा। तो अब तो यही है कि सरकार अगर हमारा पैसा नहीं दिलवाएगी तो हम भी ठान लें कि हमें भी गवर्नमेंट का, वो चाहे कोई किसान को कर्जा बैंक का देना हो, वो चाहे किसी आम पब्लिक को पैसा देना हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, XYZ किसी भी प्रकार का लोन हो, हम तो साहब नहीं दे सकते हैं। हमारा पैसा मिलेगा जब ही हम देंगे, वरना हम नहीं देंगे। सीधी सी बात है जी। क्योंकि ये तभी तो सरकार को समझ में आएगा ना कि आज अगर एक दिन में बैंकों में हजारों करोड़ की रिकवरी अगर होती है तो 30 दिन में 30,000 करोड़ अगर नहीं आएगा तो अपने आप सरकार को समझ में आएगा कि भैया पब्लिक अब समझ रही है, पब्लिक समझ रही है कि हम अगर उसका पैसा नहीं दे सकते हैं तो वो भी हमारा पैसा नहीं देगी जी। कहने का मतलब ताली तो दोनों हाथ से नहीं बचती है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम त्राहिमाम कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, हम कोई सरकार से उधार नहीं मांग रहे हैं, हम कोई सरकार से किसी तरह की लाभ नहीं चाह रहे हैं कि हमको आप जनधन योजना के तहत हमको पैसा दे दो, या हमको 1 रुपए किलो अनाज दे दो, हमको 2 रुपए किलो अनाज दे दो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो जो हमारा पैसा है, जो गरीबों का पैसा जमा है, वो सारा पैसा, सिर्फ सहारा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे PSEL है या अन्य जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का एक एक पैसा लोगों के घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल।
हाँ, तब जाकर के गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में मेरा एक ये भी कहना है कि राजा राज जब ही करेगा ना जब प्रजा होगी। अगर प्रजा ही खत्म हो जाएगी तो राजा राज किसके ऊपर करेगा? आप खुद सोचिए ना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। प्रजा नहीं रहेगी तो राजा राज किस पे करेगा? जी। अकेला तो राजा कोई राज कर नहीं सकता है। बिल्कुल। उसको राज करने के लिए, उसको उस राजगद्दी पे बैठने के लिए प्रजा की जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रजा ही जब खत्म हो जाएगी तो राजा राज किस पे करेगा? बिल्कुल। खाली जमीन पे तो राजा राज नहीं कर सकता है ना, पब्लिक ही नहीं रहेगी। 135 करोड़ देशवासी अगर नहीं है तो अकेला जो व्यक्ति राज कर रहा है इस देश पे वो राज नहीं कर पाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रजा के बारे में अगर हमारी सोच नहीं बनेगी, आज सहारा फ्रीज का ही देखिए, उनका स्लोगन था कि भारत है हमारा, हम है सहारा। अब कहाँ गया वो स्लोगन? बिल्कुल। भारत है हमारा, हम है सहारा जो दावा करते थे, तो भारत तो आपका रहा लेकिन सहारा भी नहीं रहा। और आप 60 करोड़ लोगों को, कम से कम 60 करोड़ लोगों को इन्होंने प्रभावित किया है। हर घर में 4 आदमी आप समझिए, तो 15 करोड़ अगर हिंदुस्तान की पब्लिक अगर इनसे ग्रसित है तो उस घर के 4 लोग भी ग्रसित हैं। और 60 करोड़ मतलब हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या तो सिर्फ एक कंपनी से ग्रसित है। ऐसे तो और भी जो कंपनियां हैं साहब, उन कंपनियों के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ। भले ही मेरा पैसा जमा है नहीं है, उस सवाल उस बात का नहीं है। अब सवाल उस बात का है कि सरकार को भी जागना है और पब्लिक को भी जागना है। अपना पैसा लेने के लिए सरकार को जागना है पैसा देने के लिए, और पब्लिक को जागना है पैसा लेने के लिए। जी। तब जाके मामला जमेगा, वरना मामला जमेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके लिए बड़ी सामूहिकता की और क्रमबद्ध तरीके से योजना बनाने की जरूरत है। सारे निवेशक और सारे एजेंट, सारी कंपनियों के लगातार संघर्ष करना, मतदान का बहिष्कार करना होगा, सरकारों का विरोध करना होगा, नेताओं से अपनी मांग रखनी होगी। इसके लिए विभिन्न तरीके से लगातार अपना अपना हिस्सा इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए देना होगा। क्योंकि जानते हैं सर क्या होता है कि जब सिस्टम के किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उस अधिकारी का ये जवाब होता है कि हमसे पूछ के जमा किया था। अरे भैया, हम तो ये जानना, सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने लाइसेंस देने के पहले हिंदुस्तान के पब्लिक से पूछा था कि हम इस कंपनी को लाइसेंस दे कि नहीं दे? बिल्कुल। आप हमसे पूछ के किसी को भी लाइसेंस दे रहे हो। आज जितने भी कंपनियों को आपने रजिस्टर्ड किया है, जितने भी बैंकों को आप प्राइवेट में चला रहे हो, आपने हमसे पूछ करके दिया लाइसेंस कि हम इसको दे कि नहीं दे लाइसेंस? ये चोर है या ईमानदार है? किसी के माथे पे उसका सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है ना कि वो आदमी चोर है या ईमानदार है। नेता लोग बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद वो काम नहीं करते हैं तो क्या पब्लिक वोट नहीं देती है? पब्लिक वोट देती है ना उनको। चलो ठीक है यार, आज नहीं किया तो कल करेगा, क्यों उम्मीद पे देती है ना। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है साहब कि हर आदमी को जागना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर लोग ये सोच लें कि चलो हमको क्या करना है, तो फिर जैसे देश पहले गुलाम था, लोगों ने आजादी तो दिलवा दी, तो जिन लोगों से आजादी दिलवाई उनका तो पता नहीं है, लेकिन आज फिर वही हाल है कि आप अपने घर में बैठे रहो चुपचाप, कोई जरूरत नहीं है, जो बोल रहे हैं वो करते रहो और आप बैठे रहो। बिल्कुल, कुछ नहीं होना जाना है, क्योंकि बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होगी। लगातार क्रमबद्ध तरीके से अपने अपने स्तर से जो भी सहयोग हो, चाहे वो सहारा के ठगी पीड़ित निवेशक हो, चाहे वो किसी अन्य कंपनी के हो, निवेशक और एजेंट आपस में एक दूसरे को कोसने के बजाय सरकार के दरवाजे पे कुंडी खटकाएं, सरकार को जगाएं, स्वयं जागें और आपस में एक दूसरे का हाथ थामें और कहें कि इस आर्थिक युग में हमारे साथ जो दमन सरकार की एजेंसियों के कारण हो रहा है, वो दमन हम सरकार के में बैठे हुए नेताओं को करने नहीं देंगे, उन कंपनियों को नहीं करने देंगे। इस दमन को हमारे सब मिलके रोकेंगे। ऐसी प्रयास सभी को करना पड़ेगा, तभी ये मामला सुलझ सकता है, वरना जो है हमें नहीं लगता है। क्योंकि अभी आजाद मदन लाल जी बता रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी, आम्रपाली ग्रुप में उनका नाम आया, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये तमाम बड़े बड़े लोग हैं, किसी ना किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये विज्ञापन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो अपने आप को दावा करते हैं, सुब्रत राय जैसे, निर्मल सिंह भंगू जैसे, विजय माल्या जैसे, ये इन लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, वो पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक को अट्रैक्शन होता है, इससे प्रभावित होकर लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। इनकी इसमें जनता की क्या गलती है, क्या अपराध है जनता का? सही। तो सर आप ये देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे तो सहारा की
सहारा में भी कम लोगों के फोटो नहीं है जी। नेता अभिनेता से लेकर के, मैं तो आपको ये चीज नहीं बताया, सभी ने सहारा का धन खाया। 2004 का आप रिकॉर्ड अगर देखेंगे जी, 2004 का कोई पेपर देखेंगे जी, तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उनके बच्चों की शादी की अगवानी की थी जी। अब आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री किसी कंपनी के मालिक के बेटों की शादी की अगवानी कर रहे हैं, तो उससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता उसको पॉजिटिव लेगी, मतलब लेगी ना। बिल्कुल। तो वही मेरा कहना है कि जब उस टाइम उन्होंने शादी की अगवानी की थी, तो उस टाइम भी आज भी जो लोग बैठे हैं सिस्टम में, आज उन लोगों ने तो सब चीजें देखी होगी ना जी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखी होगी जी। और सब लोगों ने देखी होगी। और जितने लोग हैं जी, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने भी नेता अभिनेता और जितने लोग हैं, मैं आपको बताऊं मेरे पास तो सब कुछ है। कई बार क्यूसॉक का दावा किया जाता है, क्यूसॉक का जितना भी जो है सामग्री और सहारा के जितने भी क्यूसॉक के प्रोडक्ट थे पतंजलि को दे दिए गए, ऐसा भी दावा किया जाता रहा है। बाबा रामदेव के साथ सुब्रत राय की यारी का भी दावा किया जाता रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, उनसे ज्यादा यारी ओपी साहब की है। ओपी श्रीवास्तव जी जो है ना जी, उनके बेटे उस कंपनी में सीईओ हैं। अगर आप इसका रिकॉर्ड चेक करवाएंगे तो वो भी उसमें मिलेंगे आपको। और जितने भी बड़े बड़े जो पुराने जितने भी लोग रहे हैं, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जी। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री सहाराश्री जी का फोटो है उनके साथ जी। और मैं आपको बताऊं राष्ट्रपति जी के साथ फोटो है जी। अटल जी के साथ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ राष्ट्रीय विषय पर विचार विमर्श करते हुए सहाराश्री जी, और वो इनके बुक में फोटो सब दिए हुए हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं भारत के पूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत के साथ, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ जी। तो ये सब जो फोटो जो लगे हुए हैं इन सबके साथ, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को उस दिशा में ले जाता है ना जी। भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इनके फोटो हैं जी। मदर टेरेसा के साथ भी है। हाँ, महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के साथ है जी। भारत की पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के साथ भी है जी। हाँ, भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी के साथ बिल्कुल भी है। बिल्कुल, यही सारी चीजें जब जनता देखती है तो जनता को लगता है कि ये कंपनी, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भावनाओं के नाम पे, भारतीयता के नाम पे हम लोगों को जोड़ रहा है। ये राष्ट्र के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचते हुए लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैं तो सर आपको बता रहा हूँ कि ये फोटो देखने को तैयार हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ भी है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा और हमारे डिप्टी मैनेजिंग वर्कर श्री जे.वी. राय के साथ में है जी। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री एल.के. अडवाणी जी के साथ है जी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के साथ भी है जी। शिवसेना संस्थापक श्री बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी है जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और हमारी प्रथम महिला श्रीमती स्वप्ना राय के साथ भी फोटो है जी। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व ICC प्रेसिडेंट श्री शरद पवार एवं श्री ओपी दीक्षित डिप्टी डायरेक्टर वर्कर के साथ भी है जी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी है जी। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भी है जी। आंध्र प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं भारत के पूर्व गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के साथ है। कहने का मतलब ये है कि सारे केंद्रीय रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी है जी। कहने का मतलब मेरा ये कहना है कि देश के जितने दिग्गज हैं, एक नहीं हर पार्टी के, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी भले ही एक दूसरे को कोसती है कहाँ मीडिया में, और रात को सब एक दूसरे से बात करते हैं, वो चाहे टेबल के ऊपर बात हो चाहे फोन के ऊपर बात हो जी। ये सब जो है सब एक ही है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि तत्कालीन जो सरकार है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, इस देश के जितने भी नेता और मंत्री हैं सब मिलजुल करके ही लोगों के
पैसे का गमन करवाया है सहारा इंडिया से, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा साहब। जी बिल्कुल, लोग कहीं ना कहीं ये प्रेरणा लेते हैं जब सहारा के द्वारा कहा जाता है कि हम कॉमनवेल्थ गेम में सोना बांट रहे हैं, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और जब सहारा के द्वारा दावा किया जाता है भारतीय क्रिकेट टीम की जो है जर्सी सहारा इंडिया की पहनी जाती है, जब सहारा के द्वारा भारतीय खेलों का जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन इस बीच होता क्या है कि जनता अट्रैक्शन होती है, जनता को लगता है कि नहीं ये राष्ट्रीयता का काम है, ये भारतीयता का काम है, ये भारत के विकास के लिए सहारा इंडिया योगदान कर रही है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि ये उस पैसे का जो सहारा इंडिया ने लगाया, जनता के पैसे को लगाया, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया, ये लोग उस समय नहीं समझ पाए। और सीधी सी बात है कि जब जनता ने पैसा सहारा इंडिया की स्कीमों में लगाया, उस पैसे का उपयोग सहारा के जो सुब्रत राय और उनके सिपाही सलाहकार ओपी श्रीवास्तव जैसे लोग हैं, उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया अपने आलीशान महलों के बनवाने की। तो बात की बात है, क्योंकि आलीशान महल जो बनवा लिए चंद रुपए में बनवा लिए, उस पैसे को पानी की तरह प्रचार प्रसार के नाम पे नेताओं को गिफ्ट किए गए। राहुल गांधी के एक बार हमने जो है किसी राष्ट्रीय चैनल पर देखा था कि राहुल गांधी जो गाड़ी से चलते हैं वो सहारा की दी हुई गाड़ी है। जब उस पर बड़े बड़े लांछन लगाए गए तो प्रमोद तिवारी जी सामने आए और उन्होंने कहा नहीं, ये सहारा के द्वारा मुझे गिफ्ट की गई है, और सहारा ने गिफ्ट इसलिए की है क्योंकि मैं उनका एडवोकेट हूं, मैं उनका वकील हूं। ये तब प्रमोद तिवारी, राज बब्बर जैसे लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं सुब्रत राय के साथ गलवैया करके जनता के बीच में एक मैसेज दिया है कि सहारा एक गुड कंपनी है, और वो सारी चीजें देख के लोग सहारा में निवेश किए, लोग जुड़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं एक जनता का जो पैसा लुटा, जनता के साथ जो धोखाधड़ी हुई, आज जनता जो त्राहिमाम कर रही है, 13 लाख लोगों का एक झटके में रोजगार चला गया, उसमें कहीं ना कहीं इन नेताओं की, इन बड़ी बड़ी हस्तियों की भी हिस्सेदारी है। बिल्कुल हिस्सेदारी है ना। देखिए, जो मेरे पास पंपलेट है उसमें लिखा हुआ है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की हैं। ये जब करगिल युद्ध हुआ था जब की बात है, मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उसने 300 करगिल शहीद परिवारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार दूसरे संस्थान और परिवार भी आगे आएंगे और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल शहीदों के सम्मान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए साथ में है श्री प्रमोद महाजन, पूर्व राज्यसभा सांसद और विजन क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी श्री कपिल देव, और श्री जेबी राय, उप प्रबंध कार्यकर्ता सहारा इंडिया परिवार। अब सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, करगिल युद्ध में या कोई भी फंड सहारा इंडिया कहीं भी डोनेट करती थी, वो सिर्फ सहारा इंडिया का एक पैसा नहीं होता था। 13 लाख जो काम लोग जो करने वाले लोग हैं ना, सबके जेब से वो पैसे ढीले किए जाते थे। करगिल फंड में हर महीने आपको 50 रुपए और 100 रुपए डोनेशन करना है, तो वो सबके पैसे जाते थे, लेकिन नाम वहाँ सहारा इंडिया का होता था। वहाँ कोई अनिल कुमार राय का नाम नहीं होता था, वहाँ कोई और दूसरे का नाम नहीं होता था। लेकिन पैसा सबके मेहनत का जाता था वहाँ पे, लेकिन नाम इनका होता था कि नहीं भैया सहारा ने तो बहुत बड़ा काम किया है, 300 परिवार को गोद लिया है, जैसे बहुत बड़ा एहसान किया है। आप सोचिए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री किसी कंपनी की, किसी संस्थान की तारीफ करते हैं, वो बात मीडिया में जाती है, पब्लिक में जाती है ना। बिल्कुल। और आज के दौर में यदि किसी सरकारी के अधिकारी या नेताओं के पास जाओ, सांसद प्रतिनिधियों के पास जाओ, सांसदों के पास जाओ, जनप्रतिनिधियों के पास जाओ, तो वो कहते हैं कि मैं क्यों आपका मुद्दा उठाऊं, हमसे पूछ के पैसा सहारा इंडिया में लगाया था। तो ये उनके लिए जवाब बिल्कुल राइट है। जब हमसे पूछ के नहीं लगाया तो हम भी तो आज यही चीज बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम यही बताना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को और सारे स्टेट के गवर्नमेंट को, किसी की भी सरकार हो, सवाल अब उस बात का नहीं है। सवाल तो अब इस बात का है कि पब्लिक का गाड़ी मेहनत खून पसीने की कमाई का पैसा लौटाया जाए। अगर हम आपसे पूछ के हमने पैसा नहीं लगाया है तो आपका सिस्टम भी हमसे पूछ करके किसी भी कंपनी को लाइसेंस नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हकीकत में अगर आप हिंदुस्तान की पब्लिक से प्यार करते हो, उनके बारे में आपका दर्द अगर है,
तो अभी आज प्रभाव से आप सारे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करो, सबकी संपत्ति सीज करो और सब पब्लिक में बांटो, खत्म करो और पूरे हिंदुस्तान को राष्ट्रीयकरण करो।